हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी SYE एकेडमी। सो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि इमरजेंसी के बारे में है। तो वी विल नो द रीजन व्हाई इमरजेंसी हुई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड टू फॉर्म गिव द इमरजेंसी, और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, हमारे डेमोक्रेसी ने उससे क्या सीखा। ये सब चीजें आज हम सीखेंगे। बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गिव दी गुड फीडबैक सो दैट हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। हाँ, तो चैप्टर 6 ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 इज क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो जैसे हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि इंदिरा गांधी हैड वन द 1967 इलेक्शन एंड शी हैड बिकम अ वेरी पॉपुलर लीडर, बट ऑल्सो हमने देखा हाउ शी वॉज अपोज टू द सिंडिकेट। विद इन कांग्रेस के अंदर कितनी ज्यादा पोलराइजेशन हो गई थी एंड अपोजिशन हो गई थी। एंड देन देयर वाज आल्सो डिफरेंसेस बिटवीन द जुडिशरी एज वेल एज द गवर्नमेंट, जो कि हम अभी देखेंगे। इन मैनी केसेस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि the action taken by the government is against the principles of the democracy, but the powerful people of the government said that no, court is against the principle of democracy and parliamentary supremacy. So अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, actually economic condition at that time was very 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 bad. Although Indira Gandhi had won the election by saying the slogan "गरीबी हटाओ," that is remove poverty, बट आफ्टर दी बांग्लादेश वॉर, जो कि हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि बांग्लादेश वॉर हमने जीती थी, एंड इंदिरा गांधी हैड बिकम अ वेरी टावरिंग लीडर एट दैट टाइम। इंडिया को एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो मिला था, दैट वाज ऑलमोस्ट 8 मिलियन पीपल ईस्ट पाकिस्तान से, दैट वाज बांग्लादेश। 80 लाख पीपल केम टू इंडिया। मोर ओवर यूएस गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट करना बंद कर दिया, एड देना बंद कर दिया। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो दीज वर द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। साथ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अगर देखेंगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, गरीबी जो है वो रूरल एरियाज में और बढ़ गई, ड्रॉट आ गई, सूखा पड़ गया काफी जगह पे, मानसून फेल हो गया। तो इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं कि कंडीशन कितनी बुरी हो गई थी। लोगों के पास कुछ था ही नहीं खाने के लिए, गरीब और गरीब हो गया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे साथ साथ में साइड कॉन्टेक्स्ट की बात है, नॉट अ मेन कॉन्टेक्स्ट, दैट मार्क्सिज्म जो है वो उसी टाइम पे ग्रो कर गया था, नक्सलिज्म जिसे हम सुनते हैं। और उन्होंने काफी ज्यादा सरकार को भी अपोज किया था एंड पीपल को पोलराइज किया था। वी वुड रीड अबाउट दैट थिंग। मोस्ट important thing that was important और backdrop of the emergency was the गुजरात एंड बिहार मूवमेंट। दोनों स्टेट्स थे जहाँ पे कांग्रेस ही रूल करती थी, बट इन गुजरात इन 1974 एक एजुटेशन स्टार्ट हुआ जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्यों? बिकॉज फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, कुकिंग ऑयल बाकी कमोडिटीज के चार्ज पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मोरओवर काफ़ी जगह करप्शन हो गया था। तो दीज वर द इशूज। काफी जगह डिमांड होने लग गई कि ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। एंड मोरारजी देसाई, जो कि इंदिरा गांधी के अपोजिट लीडर थे, हमने पहले देखा था, हु वाज द लीडर ऑफ कांग्रेस ओ, ही आल्सो अनाउंस दैट कि फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए स्टेट के अंदर, अदरवाइज वो इंडेफिनेट फास्ट पे चला जाएंगे। इलेक्शन हुए 1975 में और कांग्रेस वहां पे हार गई। देन इन 1970 कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी की पार्टी। देन इन 1974 ओनली बिहार के स्टूडेंट्स भी क्या हुआ, बड़े दामों की वजह से, फूड की कमी की वजह से, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उन्होंने भी धरना करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। एंड उन्होंने लीडरशिप ली जयप्रकाश नारायण की, जो कि बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे। तो जयप्रकाश नारायण ने दो कंडीशन में एक्सेप्ट की लीडरशिप। एक तो ये कि जो मूवमेंट है वो नॉन वायलेंट रहना चाहिए, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ गांधीयन, एंड मूवमेंट विल नॉट बी लिमिटेड ओनली टू बिहार, ये पूरे के पूरे कंट्री में फैलना चाहिए। तो इसका एक पॉलिटिकल कैरेक्टर हो गया पूरे मूवमेंट का, और एक नेशनल अपील मिल गई इस पूरे मूवमेंट को, कह सकते हैं। देन उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा टोटल रेवोल्यूशन चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ही वांटेड द टोटल रेवोल्यूशन, कि हर एक कॉन्टेक्स्ट में चेंजेस चाहिए बिल्कुल, पॉलिटिकल स्फीयर, सोशल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर, सो दैट एक ट्रू डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो सके। हर जगह घिराव और बंद होने लग गए, मूवमेंट हर जगह काफी स्ट्रांग हो गया। बीच में थोड़ा नक्सलाइट मूवमेंट डिस्कस कर लेते हैं। 1967 में क्या हुआ, स्पेशली नक्सलबाड़ी एक एरिया है इन वेस्ट बंगाल, इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट
ने अपनी लोकल कार्डर्स के द्वारा पुलिस के अगेंस्ट एक्शन शुरू किया। एंड 1969 में सीपीआई एमएल में मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जो कि लेनिन और काफी बड़े लीडर थे रशिया के, उनके नाम पर, और कार्ल मार्क्स तो हम जानते हैं काफी बड़े थिंकर थे, उनके नाम पे पार्टी स्टार्ट की गई। और इनके काफी बड़े लीडर थे चारू मजुमदार, जिन्होंने कहा कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो नकली है, बिल्कुल शैम है, और गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू ही रेवोल्यूशन लाया जा सकता है, बराबरी लाई जा सकती है समाज में, समाजवाद लाया जा सकता है, इक्वालिटी लाई जा सकती है। वो रॉबिन हुड की तरह काम करते थे कि अमीरों से लेके गरीबों को देते थे। तो दिस वाज द थिंग। आज के डेट में हम देखेंगे नक्सलिज्म काफी कम हो गया है। स्टिल उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सर्टन पार्ट, छत्तीसगढ़ में हम अभी भी नक्सलिज्म देखते हैं, बट अभी नक्सलिज्म काफी कम हो गया है। तो मूविंग फॉरवर्ड, टॉकिंग अबाउट द मोर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण ने ये जो कॉल दिया था, इसी के साथ साथ देखो तो रेलवे के एम्प्लॉय जो भी थे वो भी इनके साथ जुड़ गए, और उसकी वजह से पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट सब कुछ ठप हो गया। लोगों की मूवमेंट तो ठप हो ही गई, साथ में जो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज इधर से उधर जानी थी वो सब भी ठप हो गई, सब कुछ रुक गया। ऑलमोस्ट ऑल जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी थी इंदिरा गांधी की या कांग्रेस के, सब एक साथ हो गई, और पार्लियामेंट्री या पार्लियामेंट की तरफ इन लोगों ने बढ़ना शुरू कर दिया। जयप्रकाश नारायण के बारे में हम देखें, 2 मार्कर आपके यूपीएससी या सीबीएसई एग्जाम दोनों में आ सकता है कि इनका रोल क्या था। तो एक बहुत बड़े गांधीयन थे जिन्होंने भूदान मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, नागा रिबेल्स के साथ नेगोशिएशन की थी, कश्मीर में पीस लाए थे, चंबल में पीस लाए थे। सो ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टावरिंग फिगर इन द इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटी। एंड जो मूवमेंट है वो एंटी कांग्रेस हर जगह देखा गया, ऑल ओवर इंडिया देखा गया कि मूवमेंट एक तरीके से एंटी इंदिरा गांधी का शेप ले रहा था। जो रेलवे स्ट्राइक थी 1974 की, उसमें एक और बड़े लीडर उभर के आए, दैट वाज द जॉर्ज फर्नांडिस, हु वाज द लीडर ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवेमैन स्ट्रगल। जॉर्ज फर्नांडिस बाद में बीजेपी के बहुत बड़े लीडर भी बने, उन्होंने काफी सारे पोर्टफोलियो भी संभाले। गवर्नमेंट ने इनकी स्ट्राइक को इलीगल माना, लेकिन हर जगह लेबर अनरेस्ट हो चुका था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट पूरा हर जगह क्रिपलिंग या स्टैंड स्टिल आ चुका था। Now another turnaround, one of the very big thing in the time of Indira Gandhi was the conflict with the judiciary. So इन द 3 बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू निकले, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, बट करंटली डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकती है, हटा सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट सेड इन गोलकनाथ केस in 1967 only that it cannot. फंडामेंटल राइट्स आर दी सैक्रोसैंक्ट, इनको कुछ नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, क्या पार्लियामेंट जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा सकती है सिर्फ अमेंडमेंट करके? इसके लिए भी कोर्ट ने कहा नहीं, इस मैनर में नहीं किया जा सकता। थर्डली, पार्लियामेंट ने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट्स को हटा के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ज्यादा वैल्यू दूंगी मैं, इन सम केसेस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और समथिंग, सम सोशलिस्ट प्रिंसिपल जिसके लिए इंदिरा गांधी काम करती थी। उन्होंने कहा ये जो प्रिंसिपल्स हैं दे वुड ओवरटेक द लेट्स से योर राइट टू इक्वालिटी। इसमें भी कोर्ट ने कहा नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। इन फेमस केस फॉर नंदा भारती केस हमने देखा पिछली क्लास में भी, कोर्ट ने कहा है संविधान का या कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्दो डिफाइन नहीं किया, लेकिन सर्टन एलिमेंट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि चेंज नहीं किए जा सकते। विद इन दैट पेरीमीटर आप जो चेंज करना है कीजिए, बट यू कैन नॉट चेंज दी बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत सिद्धांत संविधान के वो चेंज नहीं किए जा सकते। 13 जजों की बेंच थी, 7:6 में रिजल्ट आया था। 7 ने कांग्रेस गवर्नमेंट की बातों को अपोज किया था, 6 ने सपोर्ट किया था। एंड दैट्स व्हेन एक्चुअल क्राइसिस केम, जब चीफ जस्टिस की वैकेंसी अरोज हुई तो एएन रे, जो कि 4th मोस्ट सीनियर जज थे, उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, जबकि प्रैक्टिस ये होती है कि सीनियर मोस्ट जज को बनाया जाता है। तो लेट्स से जज नंबर 1, जज नंबर 2, जज नंबर 3, तीनों जिन्होंने केशव नंदा भारती में कांग्रेस के अपोजिशन में, एक तरीके से इंदिरा गांधी के अपोजिशन में जजमेंट दी थी, उन्हें नहीं बल्कि एएन रे को बना दिया गया। इस टाइम पे काफी बड़ी डिबेट उठी कि जुडिशरी को गवर्नमेंट का या एग्जीक्यूटिव का सपोर्ट करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी जो है शुड बी ए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, जो सरकार के एजेंडा है बिल्कुल पार्टी का एजेंडा ऑलमोस्ट उसे फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ ने कहा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे फॉलो करना चाहिए, जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी इज अकाउंटेबल टू पब्लिक ऑल्सो। नाउ व्हाट एक्चुअली लेड टू डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, नेम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जजमेंट दिया
कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन दैट इज नल एंड वॉइड, दैट इज इनवैलिड, यूजलेस। व्हेन जब राज नारायण एक सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली कि इंदिरा गांधी ने एक्चुअली अपनी पोजीशन का मिसयूज किया है और ब्यूरोक्रेट्स को या गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने इलेक्शन कैंपेन में यूज किया गया है। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये आ गई कि इंदिरा गांधी लीगली एमपी नहीं रही और उन्हें प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए एमपी बनना जरूरी है, जो कि विद इन 6 मंथ में उन्हें इलेक्शन लड़ना जरूरी होगा। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट गई, इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने पार्शल स्टे ले लिया सो दैट कि कुछ टाइम तक वो एमपी रह सकती हैं, बट लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को वो नहीं जा सकती, लोकसभा में नहीं जा सकती। दिस वाज द क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट, रियल कॉन्फ्लिक्ट व्हिच लेड टू द इमरजेंसी बिकॉज इंदिरा गांधी डिडंट वांटेड टू लीव पावर एट एनी कॉस्ट। इस टाइम पे जयप्रकाश नारायण को भी कह सकते हैं कि उनका रोल भी काफी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि उन्होंने पूरा कॉन्फ्रंटेशन ला दिया था कि ये सरकार नहीं चलेगी। जैसे आज के डेट में आपने देखा होगा अन्ना हजारे मूवमेंट में था कि लीगल सिस्टम और लेट्स से कि कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कैओस हो चुका था। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि नेशन वाइड स्ट्राइक करो, सत्याग्रह करो, रेजिग्नेशन करो, आर्मी को कहो कि इलीगल या इमोरल ऑर्डर जो मन से सही नहीं लगते सरकार के उनको मत फॉलो करो। तो एक काफी कांग्रेस के खिलाफ पॉलिटिकल मूड ऑपोजिशन हो चुका था। एंड इसकी बीच में 25 जून 1975 जिसे कि डार्क डे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहते हैं, 25 जून 1975 को गवर्नमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं जैसे कि वॉर, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस या एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस उस टाइम पे था। अब आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया इस वर्ड को। उस बेसिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी कि इंडिया में इंटरनल डिस्टर्बेंस आ चुकी है बिकॉज ऑफ दीज एक्शंस। और इस वजह से क्या हुआ, हर जगह इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, सारा का सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, इंदिरा गांधी के हाथ में आ गया। ऑलमोस्ट स्टेट फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एज वेल एज द सेंटर, सस्पेंड हो गए टोटली। सेकंड या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी कि फंडामेंटल राइट जो थे आपके या पब्लिक के जो थे वो रेस्ट्रिक्ट हो चुके थे, एकदम कर्टेल हो चुके थे। इवन ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी जो कि नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कभी देखी नहीं गई थी। ऑल्दो अगर हम देखें तो ये खुद एक रशिया से ली गई थी जो कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो दिस आर्टिकल वाज इंसर्टेड टेकिंग द क्यू फ्रॉम द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोर ओवर पहले इमरजेंसी डिक्लेयर हुई और उसके बाद ही रात में इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से खुद जाके साइन करवा लिए। आफ्टर मिडनाइट इलेक्ट्रिसिटी जितने मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे सबकी लाइट काट दी गई। हर जगह क्या हुआ, कैबिनेट को भी 26 जून को अगले दिन स्पेशल मीटिंग में बताया गया कि इमरजेंसी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ही लीडर ने सब कुछ मे बी अपने फायदे के लिए इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया। दैट वाज क्वाइट कंट्रोवर्शियल एंड टर्म्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय मेनी ऑफ द लीडर्स। एंड इस टाइम पे अगर हम देखेंगे इमरजेंसी के टाइम में बहुत डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज हुए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए पब्लिक ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, सोसाइटी ने। हर जगह स्ट्राइक को बैन कर दिया गया था, काफी सारे अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया था, पॉलिटिकल सिचुएशन काफी टेंस हो गई थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो एक तरीके से वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी, सरकार के खिलाफ आप कुछ लिख नहीं सकते थे। न्यूज़पेपर को बोला गया था कि आप प्रायर अप्रूवल लो, तो गैगिंग एक्ट जैसे हम देख रहे थे अंग्रेजों के जमाने में, प्रेस सेंसरशिप एक तरीके से थी, उसे ला दिया गया था। गवर्नमेंट ने आरएसएस और जमात इस्लामी को बैन कर दिया था। फंडामेंटल राइट सिटीजन के हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट बैन ये सस्पेंड हो चुके थे। इवन राइट टू हैव राइट, दैट इज द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरीके से ठप कर दिया गया था कि आप कोर्ट नहीं जा सकते अपने राइट्स को मांगने के लिए। तो आपके एक तरफ राइट सस्पेंड कर दिया गया और दूसरा कोर्ट जाने का राइट भी सस्पेंड कर दिया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज किया। ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो आप इनको नोट कर लीजिए या आराम से पॉज करके वीडियो देख सकते हैं एंड देन अपनी बुक में कहीं पे भी नोट्स बना सकते हैं, और या यू कैन फास्ट फॉरवर्ड एंड रिवीजन के टाइम पे आप मेरे रिवाइज कर सकते हैं। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन का काफी ज्यादा यूज किया। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है दोस्तों? प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप किसी ने कुछ जुर्म किया ही नहीं है, कुछ इलीगल चीज ही नहीं की है, उससे पहले ही आप उसे अरेस्ट कर ले रहे हैं,
प्रिवेंट कर दे रहे हैं कि ये क्या पता गलती कर सकता है। तो इसका बहुत मिसयूज किया गया। मैनी ऑफ द बिग लीडर्स एंड द ऑपोजिशन लीडर्स वर जेल्ड सेइंग दैट कि ये लोग कुछ गलत काम कर सकते हैं। हैबियस कॉर्पस की पिटीशन जो थी वो नहीं मिल पा रही थी। हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बंदा गायब हो जाता है और लगता है कि स्टेट मशीनरी ने उसे गायब किया है, तो यू कैन गो टू द कोर्ट एंड से दैट ब्रिंग द बॉडी ऑफ। या किसी बंदे ने आपके पर्सनल दोस्त को या आपको गायब कर दिया, तो आपके फैमिली मेंबर कोर्ट में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि इस बंदे को ढूंढा जाए, यानी ये आपके अधिकार हैं। उसके बाद क्या हुआ कि काफी सारी जगह जो अरेस्टेड लोग हैं उन्होंने कोर्ट में केसेस डाले कि ये इलीगल है, ऐसा है वैसा है। हाई कोर्ट ने काफी सारी जगह कहा कि ये जो हैबियस कॉर्पस है ये अलाउड है, ऐसा नहीं कि जो सरकार ने मना कर दिया है तो आप हैबियस कॉर्पस के लिए नहीं आ सकते हैं। लेकिन सरकार के साथ साथ उस वक्त कोर्ट का भी काला दिन आया। एडीएम जबलपुर का केस था जिसके अंदर कहा गया 1976 के अंदर, डार्केस्ट डे और डार्क डे ऑफ जुडिशरी भी कहते हैं उसे, कि सिटीजन के राइट्स ऑलमोस्ट जा चुके थे। कोर्ट ने कहा नहीं भाई, सरकार जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी ले सकती है, कोर्ट के दरवाजे आपके लिए पूरे बंद हैं। इस केस में क्या हुआ, काफी सारे लोग जो है वो अंडरग्राउंड हो गए। आज के डेट में जो सुब्रमण्यम स्वामी ये खुद यूएस भाग गए थे। उसके बाद न्यूज़पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जहां जहां न्यूज आइटम सेंसर हुआ था उस पेज को उन्होंने ब्लैंक कर दिया। सेमिनार मिनिस्ट्री काफी फेमस मैगजीन है अभी भी, जिन्होंने अपने आप को बंद करना ज्यादा जरूरी समझा बजाय कि सेंसरशिप के आगे हाथ देना अपने। कुछ लीडर्स जैसे कि थे कन्नड़ राइटर शिवरामा करनाथ, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। बहुत ही कम लोग थे जिनमें से एक ये थे। इन्होंने अपना पद्म भूषण, और हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जो आपने देखा होगा, इन्होंने एज अ प्रोटेस्ट अपना पद्मश्री भी वापस कर दिया। उसके बाद पार्लियामेंट ने काफी सारे कानून या अमेंडमेंट्स लाई इन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि इलाहाबाद की रूलिंग जो है उसे अपोज कर दिया गया एक तरीके से। और लिखा गया है कि भाई इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसके अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि लेजिस्लेचर की जो लेंथ है 5 से 6 साल कर दी गई थी। उसके बाद ये था कि रेगुलर कर दिया गया था, सिर्फ इमरजेंसी की पीरियड नहीं, हमेशा रहेगा ऑलमोस्ट। उसके बाद ये था कि इलेक्शन को भी 1 साल के लिए पोस्टपोन हो गए थे इलेक्शन, तो 1976 की जगह 1978 में हुए थे इलेक्शन। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपके एग्जाम के लिए 1 मार्कर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई गई जब इमरजेंसी हटी थी। अब इसके लिए हम कंट्रोवर्सी की अगर डिस्कशन करें तो एक रीजन था कि क्या इमरजेंसी की रीजन जरूरी थी, या डेमोक्रेसी में इमरजेंसी की जरूरत है, क्या लोगों के फंडामेंटल राइट हटाने की जरूरत थी। मोर ओवर गवर्नमेंट ने एक तरीके से सबको सिंगल हेडेड एजेंडा ले लिया था कि सिर्फ एक बंदे के चक्कर में या एक पर्टिकुलर पार्टी के चक्कर में इमरजेंसी लाई गई, या एक्चुअल में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आई थी। तो शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसके लिए बाद में उसे पार्लियामेंट में भी रखा गया बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। तो उसके अंदर इंदिरा गांधी ने बताया शाह कमीशन को जब इंक्वायरी बैठी कि सबवर्सिव फोर्सेस वर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेसिव प्रोग्राम, मतलब काफी सारा वो प्रोग्रेसिव देश के लिए काम कर रही थी, सोशलिस्ट एजेंडा कर रही थी, गरीबी हटा रही थी, लेकिन लोग ऐसे अपोज कर रहे थे उन्हें। इस वजह से उन्हें लगा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस आ चुकी है एंड एक प्रॉपर लीगल सरकार को जो कि चुनी गई है उसे डिसलॉज किया जा रहा था थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। एक इंटरनल कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया, और इंदिरा गांधी ने सीपीआई को भी मना लिया था, लेकिन बाद में सीपीआई को पता चला कि इंदिरा गांधी की एक तरीके से चाल थी या मिसयूज था। अगर देखेंगे बहुत कंट्रोवर्शियल चीज जो उस वक्त टाइम पे हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। तुर्कमान गेट एरिया जहाँ पे काफी ज्यादा झुग्गी झोपड़ी थी, वहां पे लोगों का पकड़ के जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन कर दिया गया था, घर डिमोलिश कर दिए गए थे, झुग्गी वालों को भगा दिया गया था, काफी लोगों के घर टूट गए थे। ऑल्दो एनक्रोचमेंट थे, इलीगल थे, लेकिन लोगों को बुरी तरीके से भगाया और मारा गया था। ये शाह कमीशन की रिपोर्ट है। उसके बाद जैसा कि हमने देखा कि सीपीआई को बाद में पता चला कि उनको एक धोखा मिला था और एक तरीके से चिटिंग हुई थी।
उसके बाद क्रिटिक्स ऑफ इमरजेंसी जो थे उन्होंने कहा कि इतिहास का बहुत ही काला दिन था, क्योंकि काफी सारी जगह जो एजिटेशन थे वो पीसफुल थे और नॉन वायलेंट थे। जिनको अरेस्ट किया गया उनको कभी एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए ट्राई ही नहीं किया गया। मोर ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, होम मिनिस्ट्री जो है, जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्री की इंटरनल डिस्टर्बेंस या इंटरनल सिचुएशन को जाने, उसने कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए कंसर्न ही नहीं जताया था। ये आपको एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है कि होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ही नहीं थी कोई ऐसी कि कुछ ऐसा हो सकता है। तो अब इमरजेंसी का टाइम पे हुआ क्या, क्या पावर का मिसयूज हुआ, क्या अथॉरिटी का मिसयूज हुआ? तो यस, ऑल्दो इंदिरा गांधी ट्राइड टू पुश सम गुड एजेंडास और सो कॉल्ड गुड एजेंडास, जैसे कि 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन की, एग्रीकल्चर वेजेस को बढ़ाने की, वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की, बॉन्डेड लेवल्स को हटाने की। इनिशियल मंथ में अर्बन मिडिल क्लास हैप्पी भी था कि एक तरीके से डिसिप्लिन आ गया था सरकारी एम्प्लॉय में, सब टाइम पे आ रहे थे, काम पे आ रहे थे, सर्विस डिलीवरी अच्छी हो रही थी। तो काफी सेक्शंस को इमरजेंसी अच्छी भी लगी थी, ऐसा नहीं था कि लोगों को सबको इमरजेंसी अच्छी लगी थी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काफी सारे लोगों की जो राइट्स चले गए थे उससे काफी दुख था, ऑपोजिशन का मुंह पूरा बंद हो गया था, वो दुख था। शाह कमीशन ने बताया कि ऑलमोस्ट 1,11,000 लोगों को तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद कर दिया गया था। तो मतलब जो भी अपोज किया सरकार को या कुछ भी बोला जो कि डेमोक्रेसी का एक सिद्धांत है, वो जेल में था। उसके बाद तो ऑल तो जनरल मैनेजर जो कि दिल्ली पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन जो बिजली सप्लाई करता था, उनको एलजी ने वर्बल ऑर्डर दिए थे कि रात को न्यूज़पेपर की बिजली काट दो, सो दैट इलेक्ट्रिकल अपरेटस या एक तरीके से अपरेटस सेटअप हो सके जो कि इमरजेंसी के बारे में बताए तभी, और सेंसरशिप करे। तो दिस वाज द ग्रोथ थिंग जो कि उस टाइम पे हुई थी काफी ज्यादा। मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग जो कि आपको लिखनी एग्जाम में ध्यान देना अगेन, दैट वाज द संजय गांधी, रोल ऑफ संजय गांधी, हु वाज नो वन। ही अलोंग विद द आज के डेट में नाम आता है लीडर का, अंबिका सोनी का, जगमोहन का, इन सब ने मिलकर क्या किया कि अपने 4 पॉइंट एजेंडा या पर्सनल एजेंडा जो कि ये सरकार में थे ही नहीं, इन्होंने जबरदस्ती लोगों का स्टेरिलाइजेशन कराया दिल्ली में जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कराई, काफी सारी जगह इन्होंने डेमोलिशंस किए, लोगों को बहुत परेशान किया। मोर और काफी सारी जगह कस्टोडियल डेथ हुई, लोगों का पलायन हुआ, रिहेबिलिटेशन ढंग से नहीं हुआ। कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन वाज अगेंस्ट द ईथोस ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। अब लेसन देखें हमने डेमोक्रेसी से क्या सीखा है या इमरजेंसी से क्या सीखा है फॉर डेमोक्रेसी, दैट इट इज एक्सट्रीमली, एक चीज अगर हम देखेंगे कि इमरजेंसी के बाद भी इंडिया बिकेम स्ट्रांग, तो इंडिया ऑलवेज एम्ब्रेस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इंडिया से भगाया नहीं जा सकता। जैसे कि जिम्बाब्वे में अगर हम देखेंगे तो 40 साल से एक ही बंदे की सरकार चल रही थी, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। आफ्टर इमरजेंसी इंडिया इमर्ज्ड मोर स्ट्रॉन्गर। मोर ओवर इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रोविजन थे जो कि लगता था मिसयूज हो सकते थे और हुए, वो बिल्कुल क्लियर हो गए, उसी हिसाब से अमेंडमेंट ला दिया गया संविधान के अंदर। अब इंटरनल इमरजेंसी जो है वो आर्म्ड रिबेलियन अगर होगा, अगर सेना रिबेलियन करेगी तो उसी बेसिस पे किया जा सकता है, ना कि सिर्फ सो कॉल्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे कि मान लो कोई धरना कर रहा है उसी बेसिस पे सरकार इमरजेंसी लगा देगी। मोर ओवर रिटर्न कंप्लेंट जानी चाहिए टू प्रेसिडेंट फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, वो भी यूनियन कैबिनेट के द्वारा, ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने बस बोल दिया तो काम हो गया। मोर ओवर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लेसन हमने सीखा, इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज। हम जिसे आराम से लेते थे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे कि हाँ फंडामेंटल राइट है हमें बोलना है, कोई क्या ही बोलेगा, जब उस पर रोक लगाई गई तब पता चला कि इसकी क्या वैल्यू है, क्या चीज हो सकती है। मोर ओवर कुछ क्वेश्चन जो कि इमर्ज करके आए, क्या पब्लिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सिटीजन किसी भी टाइप का प्रोटेस्ट करेंगे या सिटीजन को राइट प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही नहीं है, अगर है तो कितना है। फिर उसके बाद क्या है कि एक काफी फेमस लाइन कही गई थी, उस पर शायद शाह कमीशन ने ही कहा था, व्हेन दे वर आस्क्ड टू बेंड दे एक्चुअली क्रॉल्ड। जब उनको झुकने के लिए गया तो वो घिसने लग गए। तो एक्चुअली में इमरजेंसी का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ही था। तो अगर ये चीज इलीगल थी तो उन्हें भी संविधान के द्वारा काम करना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि वो रूलिंग पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इंदिरा गांधी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। तो दे कुड हैव अपोज्ड, जो कि शाह कमीशन की रिपोर्ट थी ना। पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, 1977 के इलेक्शन जो है वो एक तरीके से इमरजेंसी पर रेफरेंडम हुए। लोगों को छोड़ दिया गया, इंदिरा गांधी ने लोगों को छोड़ दिया जिन्हें पकड़ा गया था।
काफी कम टाइम मिला था उनको अपनी कैनवसिंग करने के लिए। इलेक्शन में नारा उठा सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बताया जाए। पब्लिक ने इमरजेंसी के अगेंस्ट वोट किया, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट वोट किया। एंड जनता पार्टी बनाई गई, मोरारजी देसाई उसके लीडर थे, मेंबर थे एक तरीके से। थ्री पार्टेड वो थी, साथ में जयप्रकाश नारायण थे जिनको लीडरशिप के लिए बुलाया गया, वो भी एक बहुत बड़े सीनियर लीडर थे। मोर इम्पोर्टेंटली जगजीवन राम एक तीसरे बड़े लीडर थे जिन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई पार्टी, एंड अगेन वो जनता पार्टी से मर्ज हो गई। तो जनता पार्टी ने एक तरीके से कांग्रेस के अगेंस्ट, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हल्ला बोला, एंड नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था जो कि उसके अगेंस्ट हल्ला बोला, जो कि इतने अरेस्ट हुए थे प्रेस के अगेंस्ट, सिविल राइट्स के अगेंस्ट। एंड पहली बार देखा गया कि कांग्रेस और इंदिरा गांधी का जादू बिल्कुल नहीं चला, कांग्रेस बुरी तरह हार गई, वोट शेयर 35% से भी कम हो गया, कांग्रेस ने सिर्फ 154 सीट जीती। इट वाज लाइक डेथ नल फॉर द कांग्रेस। जनता पार्टी ने अकेले में 295 सीट जीती और क्लियर मेजॉरिटी ले ली, 330 सीटें मिली जनता पार्टी के दोस्तों को मिला के। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से हार गए, जो कि उनकी फेमस सीट थी, जो कि आज के डेट में इंदिरा गांधी सोनिया गांधी जहां से लड़ती हैं। अमेठी से जहां से राहुल गांधी लड़ते हैं वहां से संजय गांधी हार गए। तो इट वाज अ बिग सेटबैक। बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है इमरजेंसी का, वो सिर्फ कुछ ही जगह पे था। कांग्रेस हर जगह नहीं हारी, वो महाराष्ट्र में जीती, गुजरात के इलेक्शन में जीती, उड़ीसा में जीती और ऑलमोस्ट सदर्न स्टेट्स में जीती। तो हम देखेंगे तो इमरजेंसी वॉर, इसका जो इम्पैक्ट था वो पूरे इंडिया में सेम नहीं था। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में काफी सारी जगह फोर्स रिलोकेशन, डिस्प्लेसमेंट, स्टेरिलाइजेशन वगैरह कराए थे, लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो साउथ इंडिया एक तरीके से उन्होंने इमरजेंसी को सपोर्ट किया, बिकॉज उन्हें लगा कि एफिशिएंटली काम हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई कि मिडिल क्लास फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया मूव्ड अवे फ्रॉम द कांग्रेस, एंड जनता पार्टी उनका एक प्लेटफॉर्म बना। एक तरीके से 1977 इलेक्शन जो था, इट वाज नॉट ओनली अबाउट द इमरजेंसी, इट वाज आल्सो अबाउट द इंक्रीज्ड एस्पिरेशंस, इट वाज आल्सो अबाउट द एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ द गवर्नमेंट। एंड देन 1977 में तीन लीडर जिनके बीच में लड़ाई होनी थी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण और जगजीवन राम। मोरारजी देसाई ने पहले 18 महीने में, ये देखिए साउथ में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस की जीत हो रखी है, जो कि येलो कलर का है। इवन अंडमान निकोबार में भी कांग्रेस ही जीता था, सदर्न स्टेट्स के साथ साथ। तो ये लोग जो है, मोरारजी देसाई उस वक्त फिर लीडर बने। मोरोवर चरण सिंह जो थे, चरण सिंह भारतीय लोक दल के एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम चौधरी चरण सिंह कहा गया। एंड पावर स्ट्रगल में फिर मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन यह है कि बाद में जनता पार्टी फिर बिखर गई, क्योंकि ये तीन और बाकी लोग पावर के लिए आपस में लड़ते रहे। और ये लोग सिर्फ आपस में जीते इसी वजह से क्योंकि ये लोग इमरजेंसी को अपोज कर रहे थे। लोगों ने कहा या ऐसा माना गया कि जनता पार्टी इस तरीके से हारी है, इस वजह से टूटी क्योंकि इनमें लीडरशिप की कमी थी, एक कॉमन प्रोग्राम की कमी थी, और इस वजह से फंडामेंटल चेंज कुछ भी नहीं ले आ पाए। उसके बाद फिर जब सरकार टूटी 18 महीने के बाद, मोरारजी देसाई की लीडरशिप के बाद चरण सिंह की सरकार बनी, जिसको थोड़ा बहुत कांग्रेस से सपोर्ट मिला। तो 1980 में जनता पार्टी की सरकार फिर हार गई। कांग्रेस पार्टी जो कि इंदिरा गांधी की लीडरशिप में थी, उसने 353 सीटें जीती। इंदिरा गांधी बिकेम मच मोर पावरफुल लीडर। यू कैन सी हाउ पीपल इन डेमोक्रेसी इवन सपोर्ट द पीपल हु जिनने इमरजेंसी डाली, क्योंकि एक लीडरशिप में भी लोगों को दिखी। इट वाज अप टू द पीपल हाउ दे हैव सीन द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, बिकॉज ऑपोजिशन पार्टी जो थी बिल्कुल लालच में बस सत्ता हथियाने के चक्कर में थी। और लेसन हमें क्या मिला? गवर्नमेंट दैट आर सीन टू बी अनस्टेबल एंड क्वालिफाइड आर सेवरली पनिश्ड बाय वोटर्स। तो जो टूटी फूटी सरकार है उन्हें वोटर्स पसंद नहीं करते हैं। लेगेसी क्या हुई? 1977 से 80 के बीच में कांग्रेस अब बिल्कुल प्रो पुअर और सोशलिस्ट पार्टी बन चुकी थी। लोगों ने मान लिया था कि ये हमारे लिए ही है। मोर ओवर इंडियन पार्टी में नॉन कांग्रेसिज्म नाम की एक चीज आ गई, तो कोई ना कोई एक ऑपोजिशन भी थी जिसके ऊपर लोग अपने नाम पे नहीं बल्कि अपोजिंग कांग्रेस की बेसिस पे जीत रहे थे।
कास्ट भी एक तरीके से 1977 के बाद पॉलिटिक्स में डोमिनेट करने लग गई। मोर ओवर हम देख सकते हैं कि बैकवर्ड कास्ट ने नॉर्थ इंडिया में एक तरीके से लीडरशिप अज्यूम कर ली एंड काफी सारी जगह पे कंट्रोल कर लिया। उनका आगे भी हम देखेंगे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडल कमीशन का रोल, रिजर्वेशन जो है ओबीसी के लिए बहुत बड़ा रोल हुआ एंड इसकी वजह से इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप और इंडियन सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कंप्लीटली। इमरजेंसी का जो पीरियड है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का पीरियड भी कहा जा सकता है। दैट वाज फाइट बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। मोरओवर इट कैन बी कॉल्ड एज ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस आल्सो बिकॉज पार्टी इन पावर के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, येट उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ध्वस्त कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसे पॉलिटिकल प्रोसेस या डेमोक्रेटिक प्रोसेस या इशू दोनों कहा जा सकता है। एक क्राइसिस और जो इमर्ज होकर आया था, एक्सटेंट ऑफ प्रोटेस्ट इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी होगी या स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन होगा लोगों का, किस तरीके की डेमोक्रेसी होनी चाहिए। रीजनल आइडेंटिटी भी काफी ज्यादा ग्रो करी इसके बाद और रीजनल पार्टीज भी काफी ज्यादा ग्रो की, जो कि आज के डेट में हम देख सकते हैं एवरी स्टेट हैज अ पॉलिटिकल पार्टी जो कि लोकल नीड्स को एक तरीके से कैटर करती है, पब्लिक उन्हीं को स्टेट इलेक्शन में वोट देती है। नाउ देयर इज अ वेरी गुड मूवी हजारों ख्वाहिशें ऐसी व्हिच इज रिलेटेड टू इमरजेंसी ओनली। इफ यू हैव टाइम एंड लाइक द movie as a hobby, you can see this movie. Now with this we will end our chapter. If you have any questions, write down in the comment box. Till then like, share and subscribe our channel. If you want कि हम solutions बनाएं और MCQs बनाएं, then आप comment box में लिख सकते हैं। We can see that almost all the things, गरीबी हटाओ, railway strike, total revolution, Naxalite movement, everything we have discussed. So all the best for your examination. Any issue, connect with the SYA Academy. All the best.